Hello everyone, good afternoon to all of you. अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारा एक विजन है कि यूपीएससी 2023 फाउंडेशन बैच हम लेके आए हैं बिल्कुल निःशुल्क। आप हमारे से प्ले स्टोर पे हमारी जो ऐप है जिंदगी एस एकेडमी, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी की सभी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी। आपको यूपीपीसीएस के बैच मिलेंगे। यूपीएससी 2023 का बैच जो ये चल रहा है, रेगुलर क्लासेस में लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जितना भी कंटेंट है, पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये बाईलैंग्वेज क्लासेस होंगी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप लाइव क्लासेस में, इंटरेक्टिव सेशंस में हमारी टीम से, हमारे टीचर से पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का बैच हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। आज के इस बैच का लेक्चर नंबर 18। यहाँ पे अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बात चल रही थी। वहाँ पे हमने उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में चर्चा की, किस तरह वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 1 to 3 के अकॉर्डिंग। देन उनकी जो भी विधिक शक्तियां थी प्रेसिडेंट की, उस पर हमने चर्चा की, किस तरह से मतलब ऑर्डिनेंस पास करेंगे। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जिस तरह से वो जजों की नियुक्ति करते हैं, उनके पास राइट हैं बहुत सारे कि कैग की नियुक्ति, बहुत सारे संवैधानिक पदों पे, स्पेशली वो यहाँ तक कि मोदी जैसी पर्सनैलिटी को भी नियुक्त उन्होंने ही किया है। बहुत सारे बच्चों के जो प्रीलिम्स में डाउट रहते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा भी अगर इंडियन पॉलिटी में एग्जामिनर ने कुछ भी घुमा के पूछ लिया, तो बच्चों अगर आपको शब्दों का नहीं पता है तो आप आसानी से उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और इस बीच में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक को अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करने के बाद आप अपना क्वेश्चन, अपनी क्वारी पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी क्वारी, आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारे लेक्चर ही होना चाहिए। अदरवाइज आप क्लास के बाद भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। प्रेसिडेंट जुडिशियल पावर पे आर्टिकल 72 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज हम बताएंगे नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं। आर्टिकल 356 को कवर करेंगे, जिस तरह से हम नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल 352 को कवर करेंगे, उसी तरह आर्टिकल 356 को कवर करेंगे। So again, welcome to Zindagi IAS Academy. In today's class, we are going to discuss about why it is important. Why it is important as per as prelims exam point of view as well as मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम चर्चा करेंगे कि प्रेसिडेंट की जो न्यायिक शक्तियां हैं, किस तरह से वो नॉर्मल जुडिशरी से अलग हैं, किस तरह से वो नॉर्मल जुडिशरी से स्वतंत्र हैं, किस तरह से वो काम करती हैं। फिर हम पार्डन पावर, जो उनकी क्षमादान की शक्ति है, किस तरह से वो क्षमा करते हैं किसी भी अपराधी को या कर सकते हैं, उनकी दया याचिका पे किस तरह कार्रवाई करते हैं, उस सारी चर्चा करेंगे। फिर हम बताएंगे कि इस जो क्षमादान की शक्ति है, इससे क्या क्या इश्यूज इससे रिगार्डिंग हैं, मुद्दे जो होते हैं, मुद्दों पे चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, जिसमें आर्टिकल 352 जो आप सभी को पता है, जिसको नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपात कहते हैं। दूसरा आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस तरह से काम करता है, आप इस फिगर को जूम कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे आप कंफर्टेबल देख पा रहे हैं, उसी तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आर्टिकल 360, आई थिंक आज की क्लास में हमारा आर्टिकल 360 नहीं कवर होगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। फिर मैं इसको समराइज करूंगा, रिकैप करूंगा। आप, मेरा काम ये है कि ये टॉपिक आपको इस तरह से समझा जाए, इस तरह से समझ में आ जाए, आपकी समझ इस तरह से विकसित हो जाए कि आप आने वाले समय में जब चाय पे चर्चा करते हैं, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम लिखने जा रहे हैं या मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हमारी इस जो बाउंड्री हम इस टॉपिक में खींचेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं एश्योर करता हूं, आप जितना अच्छा लिख के आएंगे, अगर जिस तरह से मैं बताता हूं आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि पॉलिटी एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। पॉलिटी आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला भी सकता है अगर आपने इसकी लैंग्वेज को समझा सही तरह से और इसको जाना। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें
इसकी निर्वचन करने में थोड़ा-सा भी रास्ते को बदला, तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो है जिस तरह से व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस पे आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन आता है और आपका इंटरव्यू में कभी भी अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है थोड़ा-सा भी घुमा के, तो आप उसमें बता सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा, पिछली क्लासेस में लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 16 हमने स्टार्ट किया था। ये आपका भाग 5 कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया, फिर उनको महाभियोग महाभियोग के द्वारा जिस तरह से हटाया जाता है, उसकी चर्चा करी हमने प्रीवियस क्लासेस में। फिर हमने समझा कि राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, उनके बारे में, विधिक शक्तियाँ हैं, किस तरह से वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, आर्टिकल 1 टू 3 के अकॉर्डिंग, किस तरह से वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, किस तरह से वो संसद की तरह कार्य करते हैं। तो ये सारी की सारी पे हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हमारी इस पूरे के पूरे बैच का मेन रीज़न है कि आपकी एक समझ विकसित हो। अगर आपकी समझ विकसित हो गई, कॉन्सेप्ट आपका बन गया, तो आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप अपना लिख के आ सकते हैं। अगर कोई आपका मित्र जो मुखर्जी नगर में या किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंट्री में बैठा है और वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, कहते हैं ना कि पेरेंट्स भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा आप इतने साल से पढ़ रहे हैं, आप बताइए राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है? राष्ट्रपति आपातकाल में कैसे काम कर सकता है? कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो अ, निलंबित सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? तो इन सभी पे जवाब आप तब दे दे पाएँगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हाँ या ना में प्रीलिम्स बेस में, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स भी ऐसा नहीं आता कि आप केवल यस और नो करके वन डे एग्जाम के टाइप में इस तरह से नहीं है। जब तक आपकी अस बच्चों के थोड़े से डाउट आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को मैं एक बार क्लियर करता हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। यहाँ पे आप इस तरह से समझ विकसित होगी, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि आप आराम से लिख के आ पाएँगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में हमारी अप्रोच क्या रहेगी और एक कॉग्निटिव अप्रोच को डेवलप करने का। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल जुडिशियल पावर। अगर हम बात करें इस आर्टिकल 72 को समझने से पहले, तो हमें जानना होगा कि किस तरह ये सबसे पहले काम करता है। ये काम करता है कि आपका जैसे जुडिशियल आपकी नॉर्मल जुडिशरी है, वो आपकी काम करती है। जुडिशियल में क्या होता है कि आपका एक केस चलता है, आपका वकील आपके बारे में सब कुछ बताता है, तथ्य तर्कों पे चर्चा होती है और फिर आपको एक डिसीजन कोर्ट ले लेता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट पावर कैसे यूज़ करता है, यहाँ पे कोई भी मौखिक कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे एक व्यक्ति जो या उसके संबंधी उसके लिए एक दया याचिका डालते हैं। तो दया याचिका डालते समय प्रेसिडेंट को ये स्वय विवेक है, वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर उसकी दया याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती है, तब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। और अगर उसकी दया याचिका एक्सेप्ट नहीं होती है, तो वहां पे वो अपनी शक्तियों का प्रयोग, मतलब वो दया याचिका खत्म हो जाती है और कोई भी कारण बताने की जरूरत प्रेसिडेंट को नहीं होती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी जैसे न्यायिक प्रक्रिया होती है, इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। एक फाइल जाती है, आपका वकील एक फाइल सबमिट कराता है, उस फाइल पे ही डिसीजन दे दिया जाता है। कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि रोएगा, जाके पैर पकड़ेगा और ऐसे मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये पावर पूरी की पूरी जुडिशियल से स्वतंत्र है कि न्यायपालिका का कोई भी हस्तक्षेप या इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता है। ये टोटली टोटली पावर प्रेसिडेंट की, मतलब आपको जिस तरह से मैंने पहली क्लास में बताया, ये फुल्ली स्वविवेक नहीं होता। यहाँ पे स्वविवेक का नाम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारी की सारी पावर्स ये मंत्रिपरिषद में है। इनडायरेक्टली काम करती है मंत्रिपरिषद ही, और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो
प्राइम मिनिस्टर होता है तो सारा का सारा जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद काम करती है वो उसी तरह से। एक बार बच्चों में एक बार क्लास का देख लूं कि किस तरह से हमारी क्लास बच्चों को मिल रही है। आर्टिकल 72 जरा जिस तरह से हमारी परंपरा रही है कि हम आपको लिखवाते भी चलते हैं कि आपकी क्लास के बाद में आप उसको नोट डाउन करते चलें। आपकी क्लासेस जैसे नोट डाउन होती रहेंगी तो आप अपना एक कंप्लीट आपके पास नोट्स होंगे, आप उसके प्रीलिम्स में, मेंस में किसी भी तरह उस पे लिख सकते हैं। जिस तरह से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपकी आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 को आप लिखते चलिए कि किस तरह आर्टिकल 72 को आप सबसे पहले एक हेडिंग डालिए, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आप एक हेडिंग डालिए। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इसमें लिखिए अनुच्छेद 72, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 72 के अनुसार आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान शक्ति के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकते हैं। उसके लिए दोषी को या उसके संबंधी को एक दया याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है, मतलब वो दया याचिका डालेंगे। अब दया याचिका कौन कौन डाल सकता है, या तो सेल्फ वो जो भी दोषी है या उसका कोई भी रिलेटिव कोई भी डाल सकता है। अब जिस तरह से मैंने बताया कि ये दया याचिका कहीं भी ऐसे नहीं होता कि ना तो मौखिक कार्यवाही की जाती है यहाँ पे और ना ही आपको जुडिशियल कार्रवाई की तरह यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे दो तरह की चीजों का वो देखता है जो प्रेसिडेंट सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे कोई विधि का प्रश्न तो नहीं छूट गया है कि जो कानून को सही तरह से प्रयोग ना करके उसको दंड दिया गया। अब दया याचिका कब प्रेसिडेंट को डलेगी? सबसे पहली चीज ये है कि दया याचिका तभी डलेगी जब सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी उसको फाइनल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनल डिसीजन दे दिया है, मतलब अब कहीं भी वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट। अब उसको मृत्युदंड दे दिया गया है या 2 साल की सजा दी गई है, किसी भी तरह का कोई अगर दंड मिला है, मृत्युदंड हो, कोई आपको कठोर कारावास हो, आजीवन कारावास हो या कुछ भी, किसी भी तरह का अगर उनको कठोर कारावास है, साधारण कारावास है, किसी भी तरह का अगर है तो दया याचिका डाली जा सकती है। अब समझिए किस तरह से अब यहाँ पे प्रेसिडेंट इस शक्ति का प्रयोग करेगा। अब क्षमादान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में 5 पावर्स हैं, 5 प्रकार की शक्ति है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यूपीएससी का जो ट्रांसलेटर होता है वो किस तरह से काम करता है, तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहली जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको बोलते हैं क्षमा। क्षमा मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्डन। लिखते चलिए आप साथ के साथ में। दूसरा होता है कम्यूटेशन, थर्ड आता है रेस्पाइट, फोर्थ आता है आपका रिप्रीव, तो कम्यूटेशन को बोलते हैं लघुकरण। सबसे पहला आपका क्षमा पार्डन, दूसरा लघुकरण, हिंदी में भी लिखते चलिएगा, तीसरा आपका परिहार,
रेमिशन, सॉरी यहाँ पे एक आपका छूट गया जिसको परिहार बोलते हैं, रेमिशन। रेमिशन होता है परिहार। रेस्पाइट, रेस्पाइट को बोलते हैं विराम। और आपका रिप्रीव, रिप्रीव होता है निलंबन, या इसको प्रविलंबन भी बोल देते हैं, लेकिन आप आराम से लिखिए निलंबन इसके करके। वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये जल्दी से लिखिए कि 4 आपकी पार्डन, रेमिशन, पार्डन, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन इसमें नहीं लिखा हुआ है, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव। अभी किस तरह से काम करता है वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा क्षमा, जिसको पार्डन बोलते हैं। अब पार्डन को समझने के लिए आपको दोबारा से ये जल्दी से आपने लिख लिया ना, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको कभी कभी क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट भी वो पूछ लेते हैं हिंदी का इंग्लिश, क्योंकि ट्रांसलेटर कौन बैठा है ये आपको मतलब नहीं पता, क्योंकि वो कहते हैं कि दूसरी दुनिया से आया हुआ प्राणी होता है, एलियन टाइप में बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले जो आपकी शक्ति है उसको लिखते चलिए क्षमा, जिसको पार्डन बोलते हैं। क्षमा में क्या होता है, क्षमा में ये डायरेक्टली अपराधी को सजा मुक्त कर देते हैं। मतलब वो पिटीशन जो थी उसकी दया याचिका एक्सेप्ट कर ली प्रेसिडेंट ने, एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे पूर्णतः सजा मुक्त, मतलब उसको पूर्णतः सजा मुक्त कर दिया जाता है। इसको मैं समझाऊंगा अभी कैसे, सुनिए। पूर्णतः सजा मुक्त का मतलब ये हो गया कि सपोज करो किसी ने जैसे एक कसाब का एग्जांपल लेते हैं। कसाब ने क्या किया, कसाब ने एक मतलब जब नरीमन हाउस और आपका ताज होटल पे मुंबई अटैक किया था, तो उसमें वहां पे कसाब मुख्य आरोपी साबित हुआ, उस पर मृत्युदंड दे दिया गया। और मृत्युदंड देने के बाद में वहां पर अब उसने एक दया याचिका डाली प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को दया याचिका डाली। दया याचिका अब वो भी डाल सकता था या उसका कोई संबंधी है वो भी डाल सकता था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को परिस्थिति को देखना है, और परिस्थिति के आधार पे वो कौन सी शक्ति का इसमें प्रयोग करेगा क्षमादान के अंदर, वो पूर्णतः उस पे आधारित करता है। मतलब वो किसके बेस पे करेगा, आर्टिकल 74(1) जो मैंने बताया था आपको, मंत्री परिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा। अब क्षमा में क्या होता है, सपोज करो मृत्युदंड है, कठोर कारावास है, या साधारण कारावास, कुछ भी। अब उसको तो मृत्युदंड दिया गया था। अब जैसे ही क्षमा शक्ति का प्रयोग करता है तो वो पूर्णतः सजा मुक्त हो जाता है। मतलब ना तो उसको उसका स्वरूप बदला या कम करा, नहीं भाई 3 साल से 2 साल कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब वो ऐसे हो जाएगा जैसे एक सामान्य नागरिक, मतलब जो सामान्य एक व्यक्ति होता है, इसके बाद में वो पूर्णतः पूर्ण तरीके से फ्री हो जाता है। उस पर कोई भी कार्यवाही कुछ भी सब जीरो हो जाता है उसका, मतलब एवरीथिंग जीरो, कोई भी उस पर कुछ हो वो उस दोष मुक्त, पूरा पूर्णतः दोष मुक्त हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरी सजा, इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा का पूरा वो फ्री हो गया। अब दूसरी स्थिति आती है लघुकरण। लघुकरण की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन, यहाँ पे कम्यूट किया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब किसी को मृत्युदंड दिया गया सपोज करो, तो मृत्युदंड की प्रकृति का परिवर्तन करेगा। मतलब यहाँ पे दंड की प्रकृति का परिवर्तन करेगा, उसकी मात्रा पे बात नहीं हो रही है, मतलब उसकी प्रकृति पे। अगर वो मृत्युदंड दिया गया है उसको आजीवन कारावास भी दिया जा, मतलब वो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है।
उसको कठोर कारावास में भी बदला जा सकता है। मतलब आजीवन कारावास वो कठोर भी हो सकता है और हल्का भी होता है। मतलब उस मृत्युदंड की प्रकृति उसने हल्की कर दी। हल्की मतलब उसकी क्वालिटी में अंतर आया, ना कि क्वांटिटी में। यहाँ पे उसकी वो क्वालिटी में मतलब लघुकरण कर दिया, उसकी प्रकृति बदल दी। अब सपोज करो जिस तरह से एक मृत्युदंड किसी को न्यायालय ने दे दिया, कसाब को जैसे दिया, अगर उस पे हमारे प्रेसिडेंट एक्शन लेते और लघुकरण का प्रयोग करते, उन्होंने पूर्णतः भाई उन्होंने परिस्थिति देखी और परिस्थिति में अगर उनको पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं तो वो आगे भी वो कर सकता है या कोई भी कंडीशन ले सकता है, तो भैया क्षमादान तो आपको दिया नहीं जा सकता। अब सेकंड पार्ट आता है, आपको लघुकरण कर सकते हैं, तो लघुकरण में वो मृत्यु दंड को उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो आजीवन कारावास में जब बदल देते हैं तो उसकी प्रकृति में अंतर आता है। और थर्ड पार्ट जब अगर हम बात करें परिहार की, कि जिसमें परिहार में जिसको बोलते हैं आपका रेमिशन, रेमिशन के अंदर क्या किया जाता है, रेमिशन के अंदर उसकी क्वांटिटी पे कम किया जाता है। मतलब यहाँ पे लिखिए आप मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ पे मात्रा की बात होगी। यहाँ पे जितनी भी सपोज करो किसी को, ये कोई भी दया याचिका कोई भी डाल सकता है, वो 5 साल की सजा हो उसको, उसको भी 14 साल की सजा हो उसको भी, या मृत्युदंड प्राप्त हो किसी को भी। अब सपोज करो यहाँ पे लघुकरण भी नहीं दिया जा सकता, तो क्या कसाब को मृत्युदंड की जगह पे उसकी क्वांटिटी कम की जा सकती है? जी नहीं। ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है कि बिल्कुल इजी में समझाऊंगा कि क्या मृत्युदंड की सजा पर परिहार दिया जा सकता है, मतलब परिहार के तहत कार्य की जा सकती है? नहीं, क्योंकि मृत्युदंड की तो मात्रा कुछ होती नहीं है, उसकी मात्रा में तो कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता। तो मृत्युदंड पे जैसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया, सपोज करो कि राष्ट्रपति जब अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेगा तो मृत्युदंड के दोषी के लिए वो कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, तो उसका आंसर आपका आएगा परिहार। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से वो नॉर्मली लघुकरण का प्रयोग करेंगे और वो परिहार का किसी भी स्थिति में, क्योंकि मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे परिहार में क्या किया, किसी को 10 साल का कठोर कारावास है, 10 इयर्स का, तो उसका हम मात्रात्मक परिवर्तन कर सकते हैं 5 साल, मतलब वो कठोर कारावास ही रहेगा। यहाँ पे उसकी प्रकृति में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी क्वांटिटी में अंतर आएगा, मतलब 10 साल से 5 साल या 5 साल से 3 साल, उसकी प्रकृति में वो क्वालिटी में क्वांटिटी में अंतर कर दिया जाता है। चौथा आता है आपका विराम। बच्चों यहाँ समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब विराम के अंतर्गत क्या करते हैं हम, रेस्पाइट जिसे बोलते हैं। विराम के अंतर्गत सबसे बड़ा चीज पार्टीशन आता है, अब जब से सबसे बड़ी चीज आती है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी में आपकी मानव फैक्ट्स पे, मतलब ह्यूमन फैक्ट्स पे बात की जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्षमादान किया जाता है, मतलब यहाँ भी पूर्णतः क्षमादान किया जाता है। यहाँ पे क्षमादान किस तरह से किया जाता है कि वो अब क्षमादान किया जाएगा, विराम मतलब रेस्पाइट का। अब एक सपोज करो एक महिला है, उसने क्या किया, उसने इस महिला ने कोई हत्या कर दी, कोई मर्डर किया। अब मर्डर तो कर दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और इसको मृत्युदंड दे दिया गया, मतलब अदालत ने इसको मृत्युदंड दे दिया गया। अब उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप हुआ या कुछ भी डॉक्टरी वो जांच हुई तो पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, ये लेडी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पे इथिकल चीज ये कहती है कि सजा इस महिला को देनी चाहिए और इस महिला को मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इसने बहुत घिनौना अपराध किया है। लेकिन अगर जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो यहाँ पे उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर अगर राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है इस बात से, या कोई अपंग व्यक्ति है या कोई भी ऐसा है और उसके द्वारा कोई ऐसे घिनौना अपराध होता है, तो यहाँ पे विराम मतलब रेस्पाइट के अंतर्गत वो उसको क्षमादान कर सकता है, विराम के अंतर्गत वो लघुकरण कर सकता है, या विराम के अंतर्गत परिहार दिया जा सकता है।
मतलब ऊपर की तीनों शक्तियों का प्रयोग वो विराम के अंतर्गत करेगा। मतलब जो फाइल पे लिखा जाएगा कि यहाँ ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे किया गया, मतलब वो ग्राउंड क्या रहा कि उस बच्चे की जान ना जाए, तो इसीलिए उसकी जो मृत्युदंड की सजा थी वो उन्होंने आजीवन कारावास में बदल दी। बच्चों इतना इजी करके समझा रहा हूँ, जीरो से करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर अभी भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पांचवे की। पांचवे की बात जिस हिसाब से हम बात करें कि निलंबन। निलंबन में क्या होता है, आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। आपको जब नोट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा को तो ये टॉपिक इतना आसान हो गया कि अब कैसा भी कोई क्वेश्चन आए मैं इस पे बना लूंगा। अब निलंबन, क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट टॉपिक हैं कि आपको बुक से समझ में नहीं आएंगे। अब निलंबन के द्वारा क्या होता है, निलंबन में क्या किया जाता है कि स्टॉप कर रहा है वो मृत्युदंड को। ये केवल और केवल मृत्युदंड की जो सजा दी गई है उस पे काम करता है और किसी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको रोकना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आपको 5 साल की सजा है, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं उसमें इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाना, 10 में कहीं नहीं, आजीवन कारावास में कहीं नहीं। लेकिन अगर मृत्युदंड है तो उस पे अगर प्रेसिडेंट, अगर हमारे प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले वो एक आदेश जारी करेंगे, ऑर्डर देंगे कि जब तक मैं इस पे निर्णय ना लूं इस याचिका पर, तब तक इसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो होगा वो कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन जब तक मैं डिसीजन नहीं ले रहा, मेरा निर्णय नहीं आ रहा है, तब तक आप इसको मृत्युदंड नहीं देंगे। आई होप यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें कवर हो गई। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जैसे दया याचिका डाली मृत्युदंड के उसने, तो उस पे अगर एक्सेप्ट कर ली तो सबसे पहले मृत्युदंड की दया याचिका पे एक्सेप्ट होने के बाद निलंबन जारी होता है। मतलब एक निलंबन के तहत किया जाता है और ऑर्डर पास होता है कि अभी इसको, जैसे पिक्चरों में आपने मूवीज में देखा होगा ना, मूवीज में क्या होता है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बता रहा हूँ। मूवीज में क्या होता है, आप देखें कि वहां पे क्रांतिवीर में वो सजा मतलब उनको फांसी दी जा रही है और फिर एक बंदा आता है हाथ में एक लेटर पकड़ाता है कि प्रेसिडेंट ने इनकी सजा माफ कर दी। ऐसा मतलब पिक्चरों में दिखाया जाता है, एक्चुअल में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसे ही वो ऑर्डर आया, तो जब तक यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तब तक उसकी एक्शन लिया ही नहीं जा सकता, जब तक वो पेंडिंग में, एक्सेप्टेंस के बाद में, कि अगर एक्सेप्ट कर ली तो पेंडिंग में पड़ जाएगा। और जब तक उनका डिसीजन नहीं आता है तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई की नहीं जाएगी। एक बार रिकैप करता हूँ, 5 तरह की शक्तियां। क्षमादान की, जिसमें क्षमा पहली शक्ति, जहां पे उसको फ्री कर दिया जाता है, मतलब वो बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, उस पे उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोषी को फ्री कर दिया जाता है बिल्कुल। लघुकरण में क्या है, लघुकरण में उसकी प्रकृति का चेंज आता है, मतलब उसकी नेचर ऑफ सजा जो है, उसकी नेचर ऑफ जो दंड दिया गया है उसको, तो मृत्यु दंड के कठोर कारावास किया जा सकता है, आजीवन कारावास किया जाता है, इस तरह से उसकी क्वालिटी में चेंज कर सकता है लघुकरण। तो मृत्यु दंड के उस पर लघुकरण लगता है, परिहार नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु दंड की कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है। तो परिहार में क्या किया गया, परिहार में 10 साल की सजा को 5 साल, उसकी कठोर कारावास है तो 10 साल की सजा 5 साल में होगी, लेकिन वो कठोर कारावास ही रहेगा। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे केवल क्वांटिटी में डिफरेंस आता है। विराम में जब वो विराम के तहत काम करेगा तो ह्यूमन फैक्ट को देखते हुए, जिस तरह से मैंने एग्जांपल लिया इस लेडी का, तो कि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए, तो ह्यूमन ग्राउंड पे उसको क्षमा किया जा सकता है। अब क्षमा के कई प्रकार हैं, या तो उसको पूर्णतः सजा मुक्त कर दिया जाएगा, या लघुकरण किया जाएगा, या परिहार। अब किसी को 1 साल की भी सजा है तो वो भी ये दया याचिका प्रेसिडेंट को दे सकता है। निलंबन, निलंबन केवल और केवल मृत्युदंड की सजा पे लगता है और स्टॉप करता है कि जब तक प्रेसिडेंट निर्णय ना ले तब तक कोई भी कार्यवाही मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल मृत्युदंड पे। यहाँ पे मैं 1 मिनट आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? बच्चों कुछ भी पूछ सकते हैं आप।
यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपकी कवर हो गई हैं ये पांचों की पांचों शक्तियां। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट। हमने आर्टिकल 72 यहाँ पे समझ लिया, हमने ये पांचों शक्तियां पढ़ ली। फिर अब हम देखते हैं कि इशू रिगार्डिंग इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कोई भी स्वय विवेक के ऊपर काम नहीं करता प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट को कोई भी स्वय विवेक की शक्ति नहीं दी गई है। अगर हम बात करें कि उसका विजडम है, कोई विजडम नहीं है। ये केवल और केवल मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा। मतलब मंत्री परिषद जो भी इसको सलाह देगी, मतलब पीएम और उसकी मंत्रीगण, वही ये मानने के लिए बाध्य है। मतलब इस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्री परिषद करती है, लेकिन दिखाने के लिए प्रेसिडेंट करते हैं। सेकंड, डिसीजन कैन बी डिफर फ्रॉम जुडिशरी। अब जुडिशरी ने क्या डिसीजन दिया है, यहाँ पे उनका डिसीजन बिल्कुल अलग हो सकता है, उससे इसका पूर्णतः ये स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि राष्ट्रपति न्यायालय से अलग निर्णय ले सकता है। थर्ड में बात करें तो यहाँ पे नॉट बाउंड टू टेल रीजन, मतलब अगर कोई रीजन पूछे, यहाँ पे रीजन अपने निर्णय का, मतलब राष्ट्रपति अपने निर्णय का कारण बताने के लिए बाध्य भी नहीं है कि उसको कोई कहे नहीं अपना निर्णय का कारण बताइए, आपने किस बेस पे डिसीजन लिया है, तो ऐसा भी कहीं नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कहीं भी अगर मान लो कोई इसका डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, मतलब डायरेक्ट प्रोसेस का क्या हो गया कि डायरेक्ट प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी निर्णय लेंगे, वो जुडिशरी की तरह निर्णय नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो आपका निर्णय आएगा, जो प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे, वो केवल फाइल बेस पे काम करेगा। आपका वकील क्या होगा, आपका वकील फाइल आगे भेजेगा और वहां पे आपका काम किया जाएगा। अगर मान लो सपोज करो व्यक्ति वहां पे डायरेक्ट जाए, रोए, तो वो सारी चीजें खत्म है। यहाँ पे केवल फाइल जाती है, वहीं डिसीजन ले लिया जाता है और आपको आपका निर्णय मिल जाता है। देन नो जुडिशियल रिव्यू। अब इस पॉइंट को लिखिए कि राष्ट्रपति के निर्णय का जो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है जुडिशरी को, कि जो निर्णय प्रेसिडेंट ने लिया उस पे जो मतलब जुडिशियल रिव्यू, उसका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें एक केस है। एक केस का आपका यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा केस है जिसके द्वारा आपका, मतलब ये होम असाइनमेंट मान लो या आपके लिए कुछ टास्क मान लो जो मैंने दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू तो संविधान में नहीं दिया गया था कि नहीं हो सकता, लेकिन एक आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि यदि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना हो, अतार्किक हो या विभेदात्मक उसने लिया है, मतलब द्वेष में आके कोई लिया है, द्वेषपूर्ण तरीके से, या उसने अपनी चॉइस से, मतलब चॉइस किसकी है, वो आपकी मंत्रिपरिषद की है, उस पे कोई भी डिसीजन इन सारी चीजों पे लिया है, तो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि, अब देखो कसाब के केस में अगर आप समझोगे, कसाब के केस में जिस तरह से अगर वो क्षमादान कर देते तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता था, क्योंकि सबको पता है कि कसाब एक आतंकवादी है, उसने घटना करी और ये आगे भी करेगा, लोगों को मारेगा, और इन्होंने किसी भी लाभ में आके या किसी भी उसमें उसको क्षमा कर दिया या उसका लघुकरण कर दिया या कुछ भी किया, तो वहां पे, क्योंकि क्या होता है प्रेस मीडिया आजकल तो पूरी की पूरी सोशल मीडिया एक्टिव है, तो वो जिस तरह से उसका मतलब ट्रायल करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं बात आती है कि उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर कोर्ट को लगता है या इस तरीके से
तो वहां पे किया जा सकता है। तो अभी हमने क्षमादान से संबंधित मुद्दे पढ़ लिए हैं। रिकैप करूं, सबसे पहले यहाँ पे स्वयं विवेक नहीं होता, मंत्रिपरिषद की हेल्प से काम करता है। डिसीजन अलग हो सकता है उसका, कहीं भी वो निर्णय रीजन बताने के लिए बाध्य नहीं है। कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता, कोई मौखिक कार्यवाही नहीं होती, फाइल जाती है, और जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होता। लेकिन आप उसके नोट में डालेंगे, नोट करके, कि अगर उसका निर्णय मनमाना लगता है या अतार्किक लगता है, लॉजिकली नहीं है, इनलॉजिकल दे दिया है, या विभेदामूलक है या द्वेषपूर्ण है, तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आज चलिए, अब चलते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी तक आपका आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स में अगर हम बात करें, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, चार इसमें ऐड कर लेना, 52 4 56 4 60। अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने हमारी जो जिंदगी आईएएस एकेडमी की ऐप है वो इंस्टॉल नहीं की, तो जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जिंदगी आईएएस एकेडमी की ऐप को सर्च कीजिए और हमारे से रेगुलर क्लासेस निःशुल्क कोर्स से जुड़ जाइए। ये पूरा का पूरा यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, सभी के सभी कोर्सेज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। कंटेंट आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारा चीजें आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आपकी तैयारी एक बिल्कुल इजी तरीके से वहां पे, जो बच्चे इतनी 1.5 लाख 2 लाख की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो यहाँ आ सकते हैं। हमारे टीचर अपने बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज आपको पढ़ाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका आर्टिकल 352। अब आर्टिकल 352 क्या कहता है, व्हाट इज इट? ये आर्टिकल 352 है क्या? इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपात बोलते हैं इसको। फिर हम इसमें देखेंगे कि एक्सटेंशन इसका विस्तार कैसे किया जाता है, ये लगाया कैसे जाता है, और अगर उसमें उस समय अवधि में काम नहीं चला तो इसको एक्सटेंशन कैसे मिलता है, फिर इसकी समाप्ति कैसे होती है, और फिर हम चर्चा करेंगे इसका प्रभाव कैसे होता है। तो चलिए, अब हम फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। यो जिसने नोट डाउन नहीं किया बच्चों, वो नोट डाउन कर लेना। अब मैं पूरा क्लियर करने जा रहा हूं इसको। तो यहाँ पे आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी मतलब ये वीडियो कैम आपने ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ कीजिए। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद आर्टिकल 352, मतलब अनुच्छेद 352। आज पूरा का पूरा इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, आप समझना। ये देखिए, इतना बड़ी चीज आ गई कि इसके लिए हमें एक अलग से भाग बनाना पड़ा। भाग 18 के अंतर्गत हम बात करेंगे। अभी हमने भाग 5 पढ़ रहे थे, अभी भाग 18 पे आ गए, क्योंकि इसी तरह से जिस तरह से कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि 1 बाय 1 करके जिस तरह से मैंने केंद्र राज्य संबंध आपको स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो आप अब आप चीजों को समझ पा रहे हैं किस तरह से क्या चीज होती है। तो आप पढ़ते रहिए। सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, ये लिए गई हैं जर्मनी के संविधान से, मतलब जर्मनी से। जो प्रीलिम्स का अगर क्वेश्चन है, इसको वीमर संविधान भी बोलते हैं। अब वीमर बहुत सारे टीचरों को मतलब कोई भी आपको बताएगा तो वीमर संविधान से लिया गया। अगर इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया कि जर्मनी के संविधान में और वीमर संविधान है क्या, तो साधारण सा उत्तर आप मतलब नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं कि जो जर्मनी का वो है वही वीमर संविधान है। इसकी एक कहानी है, ये ऐसे नहीं था। वीमर संविधान जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके समाप्ति के बाद में यहाँ पे एक संविधान बनाया गया जिसको वीमर संविधान बोला गया। जब आपका हिटलर आया तो हिटलर ने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद में फिर एक नया संविधान बना हिटलर के बाद में, और इस तरह से जर्मनी का संविधान का निर्माण हुआ। अब हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारा जब देश आजाद हुआ और उसके बाद से 1 एंड ओनली 1 ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है। तो ये कहां से लिया गया है? जर्मनी से, और जर्मनी के वीमर संविधान से। इसको हम दोबारा से लिख देते हैं,
कि ये आपका कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से, ठीक है, वीमर संविधान से। अब इस पे बात करते हैं हम कि इसकी परिभाषा आप आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो ये चीज देखिए कि प्रेसिडेंट के पास में 3 पावर है, 3 शक्तियां कौन कौन सी, आपका 3 शक्तियां हैं कौन कौन सी, आपकी आर्टिकल 352 जो आपका बात करता है राष्ट्रीय आपात से, आर्टिकल 356 जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और आर्टिकल 360 जहां पे आपका वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तो 3 शक्तियों में से अभी नेशनल इमरजेंसी को आप देखिए। अब नेशनल इमरजेंसी का नाम सुनते ही इंदिरा गांधी की याद आ जाती है। अब ये इसी तरह से है कि एक आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल, और थर्ड आपका हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपात। अब इसमें क्या है, इसको हेडिंग डालिए आप राष्ट्रीय आपात करके और लिखिए थोड़ा सा और समझिए। यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, यदि राष्ट्रपति का समाधान, समाधान वर्ड आता है आपको पता होना चाहिए, समाधान बोलते हैं संतुष्टि, मतलब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए किसी भी तरीके से, उसके तरीके कुछ आधार भी होंगे, मतलब यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए मतलब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, अगर इन तीनों से कोई भी चीज ब्रोकआउट हो गई, युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया, मतलब किसी देश ने, सपोज करो नेपाल ने भारत पे अटैक कर दिया, लगता है ना नेपाल कर पाएगा, मतलब सपोज करो चाइना ने भारत पे अटैक कर दिया है, बाह्य आक्रमण हो चुका है, तो वहां पे प्रेसिडेंट इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कोई युद्ध हो गया भारत पाकिस्तान का, सपोज करो युद्ध हो गया, तो वहां पे ये इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। या सशस्त्र विद्रोह होता है, उस पे भी इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहले ये जो ये सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। इससे पहले क्या वर्ड था, इससे पहले वर्ड था आंतरिक अशांति, जिसका आंतरिक अशांति को बहुत बार फायदा उठाया गया है पीएम्स के, जो भी आपके पीएम, मतलब जो हमारी उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसका बहुत मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, बहुत बार इसका मिसयूज करके प्रयोग किया है। तो आप देखिए कि किस तरह से, तो यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण, लिखिए संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग या उसके हिस्से की सुरक्षा खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। लिखते चलिए जल्दी से, घोषणा कर सकता है। तो ऐसी घोषणा संभावित आधार पर भी की जा सकती है। अब ये वर्ड आया, ये तो मतलब ब्रोकआउट हुआ। अब अगर हम बात करें कि संभावना है ऐसी, मतलब हमारी रो या कोई एजेंसी या कैसी किसी भी तरह को पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि अगले 10 दिन में अटैक किया जा सकता है, अगले 10 दिन में युद्ध हो सकता है, सबसे पहले तो बाह्य आक्रमण होगा या युद्ध, कोई भी चीज अगर ऐसी संभावना बनती है तो भी राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, मतलब आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे 2 चीजें प्रीलिम्स के लिए याद रखना फैक्ट, कि पहली चीज ये भारत में या किसी हिस्से पर, अगर सपोज करो जैसे गलवान घाटी का मुद्दा चल रहा था, तो अगर या तो भारत में या उसके किसी भी हिस्से पर कोई भी तीनों में से कोई कंडीशन आ रही है तो ये आपात लगेगा। और लगाया भी भारत, पूरे संपूर्ण भारत पे भी लगाया जा सकता है और उसके किसी छोटे से हिस्से पे भी लगाया जा सकता है। ये नहीं है कि अगर लग गया तो पूरे भारत पे ही लग जाएगा,
नहीं, उसके किसी हिस्से पे भी लगाया जा सकता है। बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं इससे रिलेटेड, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए कि अभी हमने राष्ट्रीय आपात की डेफिनेशन लिख ली, उसको समझ लिया। अब देखिए, अब इसमें दो चीजें हुई। दो चीजें कौन कौन सी हुई? एक आर्टिकल 44 जो अमेंडमेंट 44 कब आया था? 1978 में। 1978 में आर्टिकल अमेंडमेंट 44 आया। अब इसने दो चीजें की बदलाव किए इसमें 352 में। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपका प्रीलिम्स में भी आ सकता है और जब मेंस में आप लिखेंगे तो इसको सही तरह से लिख पाएंगे। बच्चों मजा आ रहा है ना क्लास में? आप ऐप पे रेगुलर जुड़ते रहें, रेगुलर क्लासेस में करिए। आपका मैं पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा हमारे टीचर सारे कोर्स करा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है, एक भी क्लास आपकी छुट्टी नहीं चाहिए। तो 44th अमेंडमेंट ने क्या चेंजेस किया कि 44th अमेंडमेंट के की वजह से दो बदलाव आए। पहली चीज क्या बदलाव आई? पहली चीज बदलाव आई कि आंतरिक अशांति की जगह, मैंने आपको बताया था कि आंतरिक अशांति की जगह पे इन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि आपको मैं एक घटना बताता हूँ कि जब हमारी इमरजेंसी लगी 1975 में, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने, जेपी नारायण तो मतलब चाचा बोलती थी उनको, और नेहरू के साथ भी रहे हैं वो, और इनको मतलब बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जब भ्रष्टाचार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में क्या हुआ, उस आंदोलन की वजह से चीजें मतलब इतनी क्रिटिकल होगी कि वो सारी की सारी मतलब अब क्या हो रहा था कि जिस तरह से वो चीजें इतनी इतनी टिपिकल हो चुकी थी कि अब उनको एक्शन लेना पड़ा। जैसे ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया तो क्योंकि भाई जेपी नारायण जो थे उनकी भी एक बहुत बड़ा वो था उनका कि जेपी जी जिस तरह से काम करते थे, तो उनके पीछे ये क्रांति ना बन जाए, उस क्रांति को रोकने के लिए इन्होंने काम किया। अब यहाँ पे उन्होंने आंतरिक अशांति तो किसी भी आधार पे वो बता सकते थे, तो आंतरिक अशांति दिखा के और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी। ये ब्लैक डे बोलते हैं इंडिया का। उस डे का तारीख बताइएगा, जून में कौन सी तारीख थी? अब जब ऐसा हो गया कि 1975 में इसका दुरुपयोग किया गया जेपी नारायण का कि क्रांति न बन जाए, क्योंकि पूरा का पूरा उनका आंदोलन गांधीवादी आंदोलन था। तो आप समझिए किस तरह से इसका मिसयूज किया जा सकता है। अब दूसरा इन्होंने क्या बदलाव किया कि दूसरा बदलाव किया मंडल का